अस्सलाम वालेकुम dear student and dear subscriber and my dear friends and my sweet students। मैं फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। इससे पहले जो मैंने लेक्चर दिया आखिर में मैंने न्यूमेरिकल आपको करवा के दिया, उसके अंदर सिर्फ एक छोटा सा मिस्टेक हुआ है, जस्ट मैं उसको रिपीट करूँगा। ठीक, असल में वहाँ पे मैंने जो के की वैल्यू के कांस्टेंट है ना, के की वैल्यू मैंने वहाँ पे पुट करनी थी 2.18 ज़रब 10⁻18 जॉल। ठीक, ये वैल्यू मैंने पुट करनी थी और गलती से या स्पीड समझ सकते हो। ठीक, स्पीड की वजह से मैंने वहाँ पे वैल्यू पुट कर दी के की 2.8 ज़रब 10⁻18 जॉल। मतलब ये छोटा सा मिस्टेक, मतलब मुझे 1.18 रिप्रेजेंट करना था, यहाँ पे मैंने क्या किया 0.8 रिप्रेजेंट किया, जिसकी वजह से वो जो आपका न्यूमेरिकल का रिजल्ट था वो थोड़ा सा एररफुल हुआ या गलत आया। ठीक, तो काइंडली उस लेक्चर्स को सारा मेथड सेम है, आपने जस्ट ये करना है कि के की वैल्यू ये वाली पुट करनी है। ठीक, ये वाली नहीं करनी है। मुझसे गलती क्या हुई, थोड़ा सा मैंने यहाँ पे वैल्यू गलत पुट कर दी स्पीड की वजह से, जिसकी वजह से थोड़ा सा न्यूमेरिकल में एरर आया। तो काइंडली आप उसको रिव्यू करें। ठीक, ये था कल वाला लेक्चर, कल वाला मतलब पिछला लेक्चर जो इससे पहले लेक्चर था। ठीक, अब हम इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि कैलकुलेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब एक इलेक्ट्रॉन अगर एक ऑर्बिट में घूम रहा है तो किस फ्रिक्वेंसी से घूम रहा है, अगर हमारे पास इक्वेशन हो तो हम उस इक्वेशन की मदद से वो इलेक्ट्रॉन चाहे जिस ऑर्बिट में भी घूम रहा हो उसकी फ्रिक्वेंसी हम निकाल सकते हैं। ठीक, फ्रिक्वेंसी का लेक्चर शायद वो आप साहब ने दिया या नहीं दिया, मुझे इल्म नहीं है, फ़िलहाल मैंने नहीं देखा, वरना फ्रिक्वेंसी के बारे में मैं पूरा आपको एक लेक्चर ज़रूर दूंगा। द नंबर ऑफ वेव्स दैट पासिस थ्रू ए सर्टेन पॉइंट इन 1 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड के अंदर अगर एक ख़ास पॉइंट से जितने नंबर ऑफ वेव्स गुजरेंगे वो उस वेव की फ्रिक्वेंसी होगी। चूँकि इलेक्ट्रॉन इसे वेव की शक्ल अख्तियार कर जाता है ऑन द बेसिस ऑफ बोर। ठीक, तो उसी चीज़ को हमने डिस्कस करना है। अब हम यहाँ पे कैलकुलेशन ऑफ फ्रिक्वेंसी, मतलब हमने इक्वेशन निकालना है, ऐसे इक्वेशन निकालना है जिसकी मदद से हम फ्रिक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन की फ्रिक्वेंसी मालूम कर सके, जो हमने बोर ने अपने जितने भी इक्वेशंस डिराइव किए वो उसने मदद ली किसके, प्लांक्स के। तो हम यहाँ पे समझते हैं कि एज वी नो दैट according to Planck's quantum theory, we know that Planck's quantum theory के मुताबिक हमें ये पता है कि आपके पास चेंज इन एनर्जी, ठीक, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रिक्वेंसी के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, फ्रिक्वेंसी के। ठीक, जब हम प्रोपोर्शनलिटी के सिंबल को हटाते हैं तो हमारे पास एक कांस्टेंट लगता है जिसे हम h कहते हैं, h न्यू। देखिए ये न्यू क्या है, इसे क्या कहा जाता है, न्यू किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फ्रिक्वेंसी को, किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, न्यू। अब अगर मेरे पास ये इक्वेशन मुझे मालूम है, किसकी मदद से, प्लांक्स की मदद से मुझे इक्वेशन मालूम है, तो इससे पिछले लेक्चर में जब हमने एनर्जी डिफरेंस का आपको निकाल के दिया था एक इक्वेशन, उसी इक्वेशन को मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। इक्वेशन क्या था एनर्जी डिफरेंस का, ठीक, एनर्जी डिफरेंस का इक्वेशन क्या निकाला था हमने, डेल्टा ई बराबर है, क्या था, डेल्टा ई बराबर है, ठीक, क्या था हमारे पास, डेल्टा ई बराबर है के जेड स्क्वायर इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। ये क्वेश्चन हमने निकाला था एनर्जी डिफरेंस का। हमने यहाँ पे कुछ भी नहीं करना है, जस्ट डेल्टा ई की ये वाली वैल्यू इस डेल्टा ई की जगह पे पुट करना है, हमारे पास एक नया इक्वेशन बनेगा, उस इक्वेशन की मदद से हम फ्रिक्वेंसी निकाल सकते हैं। ठीक, कैसे, हमने क्या करना है, डेल्टा ई की जगह पर हमने क्या पुट करना है, एच न्यू बराबर है के जेड स्क्वायर, क्या चीज़, के जेड स्क्वायर इंटू वट 1/n1² माइनस 1/n2²। इक्वेशन ये बन जाएगा। ठीक, इक्वेशन ये बन जाएगा। अब इस इक्वेशन में आप जानते हो क्या क्या चीज़ें जानते हो, न्यू का मतलब है फ्रिक्वेंसी, एच का मतलब है कांस्टेंट। तो हम तो फ्रिक्वेंसी की इक्वेशन निकालते, तो इस एच का यहाँ पे क्या काम, इज इक्वल टू कि उस तरफ जाएगा तो नीचे चला जाएगा, बटे के नीचे चला जाएगा, तो आपके पास बनेगा न्यू बराबर है के जेड स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। इक्वेशन ये बन जाएगा। निकल आया आपके पास क्या चीज़,
फ्रीक्वेंसी आप इलेक्ट्रॉन का निकाल सकते हो इस इक्वेशन की मदद से। के की वैल्यू कांस्टेंट है, जेड का मतलब है अगर हाइड्रोजन का एटम है तो अक्सर हाइड्रोजन के एटम के ऊपर एप्लीकेबल है, हाइड्रोजन के एटम में तो जेड की वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक। और आपके पास एच इज प्लैंक्स कांस्टेंट, आपको पता होना चाहिए। इस एच की वैल्यू है हमारे पास, क्या वैल्यू है 6.626 × 10⁻³ जूल इंटू सेकेंड, ये वैल्यू है प्लैंक्स की, कांस्टेंट है। मतलब इस कांस्टेंट की वैल्यू भी हमें मालूम है, इसके की वैल्यू भी हमें मालूम है। देखिए मैंने के की वैल्यू यहाँ पे आपको निकाल के दी, जो कि पिछले लेक्चर में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, वो आप उसको हटा दें, ठीक। तो मुझे इसकी वैल्यू मालूम, इसकी वैल्यू मालूम, इसकी वैल्यू मालूम है। अगर n1 का मतलब है लोअर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, वो जंप कर जाए हायर ऑर्बिट में, तो उस फ्रिक्वेंसी में कितना चेंज आएगा। तो अगर n2 की वैल्यू भी मालूम हो तो इस इक्वेशन की मदद से हम क्या निकाल सकते हैं, फ्रिक्वेंसी निकाल सकते। ये फ्रिक्वेंसी ये आपके पास जो इक्वेशन निकला, ये जो आपके पास इक्वेशन निकला, ये क्या है, कैलकुलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट, ठीक। अच्छा, अब आते हैं कैलकुलेशन ऑफ वेव नंबर। आपको ये पता होना चाहिए वेव नंबर को हम किस चीज़ से डिनोट करते हैं, म्यू बार से। किससे डिनोट करते हैं, म्यू बार से। और म्यू बार का फ्रीक्वेंसी के साथ क्या रिलेशन है, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स कांस्टेंट हमें मालूम है, प्लैंक्स ने हमें ये कहा था म्यू इज इक्वल टू सी न्यू बार, ठीक, सी न्यू बार। अब हम इसी इक्वेशन को लेंगे, किसको, फ्रीक्वेंसी वाले को। हमारे पास इक्वेशन क्या था, न्यू बराबर है, क्या निकला था, न्यू बराबर है kz² डिवाइडेड बाई h इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। इक्वेशन ये था, ठीक। ये जो इक्वेशन हमारे पास है ये किस चीज़ का है, ये तो फ्रीक्वेंसी निकालने वाला इक्वेशन है। हमने क्या करना है, इस फ्रीक्वेंसी वाले इस इक्वेशन को हमने रिप्लेस करना है किससे, सी न्यू बार से। अगर मैं इसकी जगह पर सी न्यू बार लिख दूं, सी न्यू बार बराबर है, सी न्यू बार का मतलब क्या है, वेव नंबर, ठीक। 1 सेंटीमीटर के फासले पे जितने नंबर ऑफ वेव्स होंगे वो क्या कहलाए जाते हैं, वेव नंबर कहलाए जाते हैं। इसके बारे में एक लेक्चर दूंगा आपको, वो ज़्यादा समझ आ जाएगा आपको। तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगा kz² डिवाइडेड बाई h इंटू 1/n1² माइनस 1/n2², ये इक्वेशन बन जाएगा, ठीक। हम तो न्यू बार का इक्वेशन निकालना चाहते हैं, सी का इधर क्या काम, सी को उस तरफ ले जाएंगे, बटे के नीचे चला जाएगा। तो आपके पास बनेगा न्यू बार बराबर है, क्या बनेगा, न्यू बार बराबर है, ठीक। न्यू बार बराबर है व्हाट, kz² डिवाइडेड बाय ये सी जब जाएगा तो बटे के नीचे आ जाएगा। हाँ, अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, सी एच लिखते हैं नीचे, गलत। सी एच का मतलब है केमिस्ट्री, हम केमिस्ट्री की बात नहीं करें, हम लिखेंगे एच सी, ताकि ये पता रहे एच का मतलब प्लैंक्स कांस्टेंट, सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट। सी का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, यस। यहाँ पे ये क्या है, सी का मतलब क्या है, स्पीड ऑफ लाइट, और स्पीड ऑफ लाइट भी कांस्टेंट आपको पता होना चाहिए। तो जब मैं सी को इस तरफ ले जाऊंगा तो मैं लिखूंगा एच सी इंटू वट 1/n1² माइनस 1/n2², इक्वेशन ये बन जाएगा। मेरी बात यहाँ तक समझ आ रही है। एक साइंटिस्ट था, आजकल तो हमें काफ़ी सहूलत है, हम वैल्यू को कैलकुलेटर में कंप्यूटर में फिट करके एकदम यकमुश्त वैल्यू निकाल लेते हैं। हमारे लिए काफ़ी आसानियाँ हैं, पहले ज़माने में आसानियाँ नहीं थी। पहले ज़माने में जब एक बड़े कम्प्लेक्स इक्वेशन को लोग कैलकुलेट करते थे और उसका एक आंसर निकालते थे तो लोग उसे नोबेल प्राइज़ वगैरह से नवाज देते थे। उस ज़माने में एक साइंटिस्ट है रेडबर्ग, उसने अपना एक कांस्टेंट दिया, ठीक। अभी हमारे पास ये देखें, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है, ये तीन हमारे पास क्या है, ये कांस्टेंट है। मैं इधर लिख रहा हूँ, ये क्या है, कांस्टेंट है, इनकी वैल्यू हमें मालूम है। लेकिन ये जो z² है ये वेरिएबल है, मतलब ये चेंज हो सकता है। अगर हाइड्रोजन होगा तो 1, अगर हीलियम होगा तो 2, एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक। तो ये जो कांस्टेंट है हम इसको रिप्लेस करेंगे, ठीक है। k डिवाइडेड बाई एच सी, कांस्टेंट, ठीक, इज रिप्लेस्ड बाई रेडबर्ग कांस्टेंट, जिसे हम R इन्फिनिटी से डिनोट करेंगे। किससे, R इन्फिनिटी से, ठीक, R इन्फिनिटी से। मतलब कहने का क्या मतलब है कि k डिवाइडेड बाई एच सी को हम रिप्लेस करेंगे किससे, R इन्फिनिटी से, जिसे हम रेडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए रेडबर्ग साइंटिस्ट ने k की वैल्यू, h की वैल्यू, c की वैल्यू जो पुट की, उसके हाथ में एक इक्वेशन आया, वैल्यू आई 1.0
ये एक इक्वेशन इधर हमें देखनी पड़ेगी। इक्वेशन अक्सर जहन से निकल जाता है, ये अपने जस्ट रटा लगाना होगा या कैलकुलेट करना होगा, दो बातें। ठीक, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आती है 1.0967 ज़रब 10⁻⁷ पर मीटर। ये आर इन्फिनिटी जिसे हम रेडबर्ग कांस्टेंट कहते हैं, जिसे हम रिप्लेस कर रहे हैं किसकी मदद से, k डिवाइडेड बाई एच न्यू की मदद से। तो अब मेरे पास इक्वेशन बना किस तरह का और कौन सा इक्वेशन बना, देखिए हमारे पास बना न्यू बार बराबर है k डिवाइडेड बाई एच सी की जगह हम क्या लिखेंगे, आर इन्फिनिटी, क्या लिखेंगे, आर इन्फिनिटी रेडबर्ग कांस्टेंट z स्क्वायर, ठीक है, क्या लिखेंगे, z स्क्वायर इंटू वट 1/n1² माइनस 1/n2²। इक्वेशन ये बन जाएगा। इस इक्वेशन को मैं थोड़ा सा और प्लस सिंप्लीफाई करता हूँ। अगर z की वैल्यू मैं कंसिडर करूँ 1 तो z खत्म हो जाएगा, तो मेरे पास इक्वेशन आ जाएगा न्यू बार बराबर है, क्या आ जाएगा, न्यू बार बराबर है आर इन्फिनिटी मतलब रेडबर्ग कांस्टेंट इंटू 1/n1² माइनस 1/n2²। इक्वेशन ये बन जाएगा। अब मैं अगर आर इन्फिनिटी की वैल्यू पुट कर दूं तो मेरे पास इक्वेशन बनेगा म्यू बार बराबर है 1.09678 ज़रब 10⁻⁻, माइनस नहीं है बल्कि 7 पर मीटर इंटू वट 1/n1² माइनस 1/n2²। इक्वेशन ये बन जाएगा। मतलब ये जो इक्वेशन मेरे पास निकला है, इस इक्वेशन की मदद से आप क्या निकाल सकते हो, वेव नंबर निकाल सकते हो इलेक्ट्रॉन का। ठीक, ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाएंगे। अब यूजफुलनेस ऑफ बोहर एटॉमिक मॉडल किस हद तक कहाँ पे किस वक्त यूज़फुल है, मतलब कहाँ पे आप इस्तेमाल कर सकते हो, हर जगह पे इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ठीक, उनकी कुछ शराइत है या क्या क्या चीज़ें हैं हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 1, इट इज़ यूजफुल टू कैलकुलेट द एटॉमिक रेडियस ऑफ एन ऑर्बिट शेल। किसी भी ऑर्बिट का शेल का आप जब रेडियस निकालने की कोशिश करेंगे तो हम बोहर के इक्वेशन की मदद लेंगे। ठीक, दूसरा, इट इज़ यूजफुल टू कैलकुलेट द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन चाहे बेशक दूसरे में हो, तीसरे में हो, चौथे में हो, उसकी एनर्जी निकालने के लिए हमने एनर्जी का इक्वेशन भी निकाला था, बोहर ने हमें निकाल के दिया था, हम उसकी मदद ले सकते हैं। ठीक, नंबर 3, इट हेल्प टू कैलकुलेट द डेल्टा ई चेंज इन एनर्जी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी देखिए अभी हमने निकाली फ्रीक्वेंसी की इक्वेशन। ठीक है, वेव नंबर का ये देखिए, वेव नंबर का इक्वेशन हमने निकाला। ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रॉन मतलब हम इलेक्ट्रॉन की एनर्जी डिफरेंस, इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जंप कर गया, कितना डिफरेंस आया वो निकाल सकते हैं, उसकी फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं और उसका वेव नंबर निकाल सकते हैं। इट एक्सप्लेन द स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन लाइक एटम। ये सिर्फ हाइड्रोजन और हाइड्रोजन की तरह एटम पे एप्लीकेबल है। मिसाल कोई दूसरा एटम आप लोगे, उससे आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे, सिर्फ उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। जैसे हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है तब ये जाके इसके सारी इक्वेशन एप्लीकेबल है। जैसे हीलियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर ये +1 हो जाए तब एप्लीकेबल है। लिथियम के पास +2 है क्योंकि इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन है, 2 निकालने पड़ेंगे, एक बचेगा हाइड्रोजन की तरह नजर आएगा तब एप्लीकेबल है। बेरिलियम के पास होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन, 3 निकालोगे, एक बचेगा तब जाके एप्लीकेबल है। नंबर 5, इट शोज द ऑर्बिट इन हाइड्रोजन एटम। ये आपको हाइड्रोजन एटम के अंदर ऑर्बिट शो करके देता है। किसी ने स्क्रीनशॉट लेना हो तो वो स्क्रीनशॉट ले सकता है या गालिबन वो ले चुका होगा। मैं समझता हूँ ये टॉपिक आपके लिए काफ़ी इजी हो चुका है, काफ़ी आसान हो चुका है। वो जो छोटी गलती छोटी गलती इससे पहले लेक्चर में हुई थी जिसमें हमने के की कांस्टेंट की वैल्यू में थोड़ी सी गलती की, जिसकी वजह से न्यूमेरिकल का रिजल्ट गलत आया, तो काइंडली उस वैल्यू को आप सेट कर दें अपने नोट्स बनाते वक्त, उसकी वैल्यू को आप सही पुट कर दें तो आपके पास वो इक्वेशन का रिजल्ट बिल्कुल अकॉर्डिंग टू सिलेबस, अकॉर्डिंग टू बुक आ जाएगा। तो इंसान है, गलती इंसान से ही होती है, वो ही इंसान कहलाया जाता है जो अपनी गलती को तस्लीम करता है, जैसे मैं कर रहा हूँ। कल मुझसे छोटी गलती हुई जिसकी वजह से पूरा न्यूमेरिकल दूसरे डायरेक्शन में चला गया, तो उस इक्वेशन की गलती को आप हटा दें तो इंशाल्लाह बहुत ही जल्द मैं हाजिर हूँगा। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। क्वेटा साइंस एकेडमी के नाम से आपको बलूचिस्तान टेक्स्ट बुक, सिंध टेक्स्ट बुक, खैबर पख्तूनख्वा टेक्स्ट बुक, फेडरल बोर्ड, एक पंजाब का हमसे अलग है। हाँ, अलग नहीं है, मतलब ये टॉपिक उसमें भी है, कुछ आगे पीछे है। अलबत्ता मैं कोशिश करूँगा कि मैं पंजाब का भी कोर्स
बाकायदा रेगुलर बेसिस पे अपनी चैनल के अंदर स्टार्ट करूँ। तो दुआओं में याद रखें, मेरे चैनल के साथ बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, बेल आइकन दबाएं, आल बेल आइकन दबाएं, और हर दूसरे दिन बाद शाम को 7 बजे नया वीडियो आता जाएगा। आप उसको ऑब्ज़र्व कर वॉच करते जाएँ और दुआओं में मुझे याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।